हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइनसॉइडल ऑक्सीलेटर्स। ठीक है, बीएसएनएल, टीटीए, जेई एग्जाम के लिए और जेटीओ या अदर पीएसयू एग्जाम्स के लिए भी ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो लोग इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इससे पहला जो हमारा लेक्चर्स है फीडबैक इन एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, उनको एक बार आप अच्छे से देख लें, क्योंकि वहाँ पर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है जो इस लेक्चर में काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि ऑक्सीलेटर्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अब अगर मैं ऑक्सीलेटर्स की बात करूँ तो सिंपली आप ये ध्यान रखिए, ऑक्सीलेटर बेसिकली एसी सिग्नल जनरेटर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एसी सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? एसी सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो एसी सिग्नल्स होंगे मेरे, वो किसी भी शेप में हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी शेप का मतलब क्या है कि वो मेरे रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, वो मेरे साइनसॉइडल भी हो सकते हैं और वो मेरे ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी टाइप के सिग्नल जनरेट कर सकता है ये, और किसी भी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी के और किसी भी शेप में ये सिग्नल जनरेट करता है। और इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि जो इसकी इनपुट होती है वो होती है डीसी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि मैं अगर इस पे डीसी देता हूँ तो आउटपुट पर मेरे को क्या मिलता है, यानी कि अगर ये आउटपुट मान लो, इसको ग्राउंड लगा देते हैं, तो आउटपुट पर क्या मिलता है मेरे को? एसी सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है, और एसी सिग्नल्स भी किस टाइप के मिलेंगे मेरे को? या तो वो मेरे को रेक्टेंगुलर हो सकता है, साइनसॉइडल हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, किसी भी शेप का और किसी भी फ्रिक्वेंसी का हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो इसका आउटपुट वोल्टेज है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और आउटपुट फ्रीक्वेंसी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी किसकी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि जो मेरे ऑक्सीलेटर्स हैं, ठीक है, ये ऑक्सीलेटर्स जो हैं ये किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? ये काम करते हैं पॉजिटिव फीडबैक पर। ठीक है, ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम पॉजिटिव फीडबैक ऑक्सीलेटर में डिस्कस करेंगे। सो पॉजिटिव फीडबैक पर ऑक्सीलेटर्स मेरे वर्क करते हैं। ठीक है, होप कि ऑक्सीलेटर का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है मेरा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको पॉजिटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। अब पॉजिटिव फीडबैक में बेसिकली होता क्या है कि हाँ, पहले सोर्स से स्टार्ट करते हैं कि सब ये जो डायग्राम है, ये लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था इस डायग्राम को। तो इसमें सपोज कीजिए अगर मेरे कोई सोर्स है, ठीक है, और सोर्स वोल्टेज जो है मेरी वो वीएस है। ठीक है, और जो फीडबैक वोल्टेज मेरी आ रही है, ठीक है, ये मेरी वीएफ है सपोज कीजिए। ठीक है, और ये मेरा क्या है? ये मिक्सर है। ठीक है, और मिक्सर की जो आउटपुट है वो वीआई है। ठीक है, सो एक और इसमें बात ध्यान रखिए, जो वी आई होगी वो होगी इक्वल टू वी एस प्लस वी एफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों सिग्नल आके आपके मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि यहाँ पर देखिए जो आउटपुट है एम्पलीफायर की, वहां से मैंने सैम्पलिंग की हुई है। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट जो है यहाँ से सैम्पलिंग की हुई है और इनपुट दी है फीडबैक नेटवर्क को। अब फीडबैक में आपको ध्यान क्या रखना है कि जो मेरा फीडबैक नेटवर्क है, अब ये पॉजिटिव फीडबैक के केस में ये कोई भी फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है आपको, यानी कि ये 0 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर ये 0 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है तो जो मेरा एम्पलीफायर है, ठीक है, ये भी मेरा 0 डिग्री ही फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यानी कि अगर सपोज कीजिए इनपुट पर मैंने सिग्नल आपका इस फेज में दिया है, ठीक है, तो एम्पलीफायर की आउटपुट पर भी मेरे को सिग्नल सेम फेज में मिलेगा, क्योंकि कोई भी फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है। और सिमिलरली जो फीडबैक नेटवर्क के आउटपुट पर जो मिलेगा मेरे को, वो भी सेम फेज में ही मेरे को सिग्नल मिलेगा, क्योंकि कोई भी फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो फीडबैक वोल्टेज है, यानी कि वीएफ जो है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, वो होगी आपकी बीटा वी नॉट के इक्वल। ठीक है, यानी कि बीटा क्या आपका यहाँ पे फीडबैक फैक्टर है और वी नॉट आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, तो होप ये आपको जो पॉजिटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा। एक चीज इसमें और ऐड कर दूं कि ये तो था अगर ये जो फीडबैक नेटवर्क है मेरा 0 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, एक और केस बन सकता है पॉजिटिव फीडबैक का कि जो मेरा फीडबैक नेटवर्क है ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करे,
सेम टाइम पे जो मेरा एम्पलीफायर है ये भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो भी मेरा पॉजिटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट काम करेगा। वो कैसे कि सपोज कीजिए यही सेम सिग्नल मैंने यहाँ पे इनपुट पर दिया है, तो अगर ये मेरा एम्पलीफायर 180 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है तो इसके आउटपुट पर मेरे को सिग्नल रिवर्स हो जाएगी, इसका फेज ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये सिग्नल मेरा फीडबैक के इनपुट पर आएगा और फीडबैक फिर से 180 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेगा, तो इसके आउटपुट पर मेरे को सिग्नल क्या मिल जाएगा, यही, यानी कि जो मेरा इनपुट पर सिग्नल था वही मेरा फीडबैक के आउटपुट पर सिग्नल मिलेगा और वही मिक्सर को जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो फेज शिफ्ट है वो 0 डिग्री रहा, ठीक है। तो ये है आपका पॉजिटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट। होप ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका ऑक्सीलेटर जो है वो वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है गेन विद पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। अब पॉजिटिव फीडबैक के केस में गेन क्या होता है, ठीक है। लास्ट टाइम फीडबैक वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेगेटिव फीडबैक के केस में गेन क्या होता है, तो उस फॉर्मूले को भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। इस केस में मैं आपसे जस्ट फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। सो अगर सपोज कीजिए AF इसका गेन है, ठीक है, विद पॉजिटिव फीडबैक, ये इक्वल टू होता है A/1 माइनस A बीटा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जहां पर AF क्या है आपका गेन विद पॉजिटिव फीडबैक और A लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, A क्या है आपका गेन विदाउट फीडबैक, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, गेन विदाउट फीडबैक, और बीटा क्या है आपका फीडबैक फैक्टर है, ठीक है, फीडबैक फैक्टर है, ठीक है। बस जस्ट आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक और बात ध्यान रखनी है कि जो AF होगा, ठीक है, AF हमेशा A से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव गेन जो होगा वो हमेशा विदाउट गेन से ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब विदाउट जो फीडबैक है उसकी गेन से ज्यादा होगा हमेशा AF, इसके केस में ध्यान रखना है। और नेगेटिव फीडबैक का केस मैं ऑलरेडी आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, तो इसमें आपको जस्ट जनरली ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीलेटर का प्रिंसिपल, ठीक है। ऑक्सीलेटर का प्रिंसिपल जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि वो आपका पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर काम करता है जनरली, ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, वो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट बार्कहाउज़न क्राइटेरिया, ठीक है। बार्कहाउज़न क्राइटेरिया अक्सर पूछ लिया जाता है बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में भी, और BSNL TT एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जनरली मैं आपको इसका कुछ रूल्स बता दूं कि बार्कहाउज़न क्राइटेरिया में कहता क्या है, ठीक है। बार्कहाउज़न क्राइटेरिया जनरली दो बातें कहता है, ठीक है, कि ये इस बात पे एम्फसाइज करता है कि कोई भी ऑक्सीलेटर है आपका, ठीक है, वो ऑपरेट हो रहा है किसी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो अगर ये मेरा सपोज कीजिए ऑक्सीलेटर है, ठीक है, ये आपको पता ही है कि ये पॉजिटिव फीडबैक पे काम करेगा, तो ये कहता ये है कि अगर ये जो मेरा नेटवर्क है इसमें जो टोटल फेज शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है, जो टोटल फेज शिफ्ट होना चाहिए वो 0 डिग्री होना चाहिए या फिर 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये कहता है कि यानी कि ये अगर मेरा 0 डिग्री इंट्रोड्यूस कर रहा है सो ये भी मेरा 0 डिग्री इंट्रोड्यूस करे तब मेरा 0 फैक्टर बन रहा है, ठीक है। और सिमिलरली अगर ये मेरा 180 डिग्री इंट्रोड्यूस कर रहा है एम्पलीफायर, सो मेरा फीडबैक नेटवर्क भी 180 डिग्री इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो ओवरऑल जो मेरा फेज शिफ्ट होगा वो 0 डिग्री होगा या 360 डिग्री होगा, ठीक है, या 360 डिग्री का मल्टीपल होगा। एक इसकी टर्म ये है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाता है, ठीक है। दूसरा जो है वो है कि ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है ओपन लूप गेन, यानी कि ओपन लूप गेन मैंने आपको बताया था A है, ठीक है, और एक आपका क्या है फीडबैक फैक्टर है बीटा, यानी कि इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। एक ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। ए बीटा को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, ए बीटा को क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम इसको लूप गेन, ठीक है। तो जो यह ध्यान रखिए कि लूप गेन जो होगा वो हमेशा 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल होगा, ये बार्कहाउज़न क्राइटेरिया है। और कोई भी ऑक्सीलेटर तभी वर्क करेगा अगर वो आपके बार्कहाउज़न क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, यानी कि सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन के लिए, अच्छे ऑक्सीलेशन के लिए बार्कहाउज़न क्राइटेरिया को सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर कोई ऑक्सीलेटर इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो ऑक्सीलेटर की तरह वर्क नहीं करेगा, यानी कि वो एम्पलीफायर ऑक्सीलेटर की तरीके से
वर्क नहीं करेगा। ठीक है, होप ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीलेटर। ठीक है, अब ऑक्सीलेटर आपके कई टाइप के होते हैं, एक होते हैं साइनोसॉइडल ऑक्सीलेटर और एक होता है नॉन साइनोसॉइडल ऑक्सीलेटर। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सिलेबस में भी साइनोसॉइडल ऑक्सीलेटर्स ही मेंशन है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीलेटर जनरली आपके तीन टाइप के हैं, एक है आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, एक है व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर, एक है हार्टले कोलपिट एंड क्लैप्स ऑक्सीलेटर। ठीक है, ये तीन ऑक्सीलेटर हैं। ठीक है, ये जो दोनों हैं आपके, ठीक है, ये जो दोनों हैं आपके आरसी फेज शिफ्ट और आपका व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर। ठीक है, आरसी फेज शिफ्ट और व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर ये तो आपके काम करते हैं आरसी कंपोनेंट, और हार्टले कोलपिट और क्लैप्स ऑक्सीलेटर जो हैं ये आपके वर्क करेंगे आपके एलसीयू पर। ठीक है, सो अब हमारा इनको जनरली एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर होता क्या है। ठीक है, अब आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर की अगर मैं बात करूं तो उसका डायग्राम कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। जनरली आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रख लीजिए कि जो इसमें फीडबैक फैक्टर है उसमें आरसी लगे हुए हैं, यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस लगे हुए हैं फीडबैक एलिमेंट के रूप में। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होती है आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है, इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होती है, तो उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/2π RC, ठीक है, इंटू 1/√6+4K। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, अभी मैं आपको और आगे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर K की वैल्यू क्या है, वो है RC/R। ठीक है, और या इस फॉर्मूले को तो आप एक तरीके से ना भी याद रखें तो चलेगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन का सिंप्लीफाई होता है 1/2π√6RC। ये फॉर्मूला है आपका आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर का। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगी इन केस ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगी 1/2π√6RC। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है मेरा व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर। ठीक है, व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर में क्या है, ये भी सेम आपका आरसी ऑक्सीलेटर की तरीके से ही है, लेकिन इसके केस में आपको क्या होगा कि यहाँ पर हमने ये देख सकते हैं फीडबैक फैक्टर के रूप में एक ब्रिज टाइप का इंट्रोड्यूस किया है। सॉरी, ये हमने क्या है ब्रिज टाइप का इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ये ब्रिज इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो फीडबैक नेटवर्क के रूप में हमारा एक ब्रिज है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें एक और चीज डिफरेंस क्या है व्हीन ब्रिज और आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर में, कि व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर जो होता है और जो इसमें एम्पलीफायर यूज होता है वो कोई भी फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, यानी कि अगर आपका जो एम्पलीफायर है, ठीक है, जो एम्पलीफायर है अगर वो आपका 0 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है तो बारखाउजन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए, कि मैंने बताया था कि फीडबैक जो आपका फीडबैक जो नेटवर्क है वो भी फिर 0 डिग्री ही फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेगा, ताकि ओवरऑल जो फेज शिफ्ट हो वो 0 डिग्री ही रहे। ठीक है, ये इसमें व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर में और आरसी ऑक्सीलेटर में जनरली फर्क है। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बनता है वो वही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, यानी कि ऑक्सीलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है। तो इस केस में याद रखिए F इज इक्वल टू होता है 1/2πRC। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/2πRC। ये इसके केस में यूज होगा। ठीक है, एक और इसमें चीज याद रखने की है, वो आपको बस जनरली याद रखनी है कि जो फीडबैक फैक्टर की वैल्यू होती है इसमें, यानी कि बीटा की वैल्यू जो है वो 1/3 होगी। ठीक है, ये याद रखिए। अगर बीटा की वैल्यू 1/3 है, बारखाउजन क्राइटेरिया क्या कहता है, ए बीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ से मेरे को गेन की वैल्यू क्या मिलेगी, वो 3 मिलेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये है कि अगर आप एज ए व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर यूज कर रहे हैं तो गेन जो है वो हमेशा आपका
3 से बड़ा होना चाहिए या 3 के बराबर होना चाहिए फॉर सस्टेन ऑक्सीलेशन, यानी ऑक्सीलेशन प्रॉपर होने के लिए गेन की वैल्यू 3 होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको जनरल कुछ टर्म्स है जो इस केस में याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरे एलसी ऑक्सीलेटर्स। ठीक है, एलसी ऑक्सीलेटर्स क्या हैं, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे कि एक थे आपके आरसी ऑक्सीलेटर, एक है एलसी ऑक्सीलेटर। ठीक है, एलसी ऑक्सीलेटर में क्या है, वहां पे जैसे मैं आर और सी को यूज कर रहा था। ठीक है, एलसी ऑक्सीलेटर में क्या है, एल और सी को यूज करूंगा, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर को यूज करूंगा। तो ये तीन टाइप के होते हैं, एक है हार्टली ऑक्सीलेटर, एक है कॉलपिट्स ऑक्सीलेटर और एक है क्लैप ऑक्सीलेटर। ठीक है, इनके बारे में भी हम जस्ट जनरल ओवरव्यू लेंगे कि क्या होता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस केस में बस आप ध्यान ये रखना है कि जो ये ऑक्सीलेटर होते हैं यानी कि एलसी ऑक्सीलेटर होते हैं, ये हाई फ्रिक्वेंसी रेंज पर वर्क करते हैं। ठीक है, इनकी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज पर वर्क करते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं इनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होगी वो 200 किलोहर्ट्ज से लेके फ्यू गीगाहर्ट्ज तक होती है। ठीक है, जबकि जो आपके आरसी ऑक्सीलेटर हैं, ठीक है, ये लेस फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं। ठीक है, लेस फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि लेस देन 20 हर्ट्ज पर। ठीक है, लेस देन 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये आपको इसमें जनरली दोनों के बीच में एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब मेरा अगला क्या है, वो है हार्टले ऑक्सीलेटर। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं हार्टले ऑक्सीलेटर में क्या है। ठीक है, एग्जाम ये आपको एग्जाम में भी इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड या फिर जनरली फॉर्मूला भी पूछ लेता है क्या है। तो फिगर में आप देख सकते हैं कि ये मेरे एक एम्पलीफायर है या ठीक है, और फीडबैक नेटवर्क में मैंने ये देखने, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि फीडबैक फैक्टर मेरा क्या यूज हुआ है। फीडबैक फैक्टर क्या है, इसमें 2 इंडक्टर लगे हुए हैं और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, याद ये रखना है आपको जनरली कि 2 इंडक्टर्स होंगे और एक कैपेसिटर होगा। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन बनता है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी वही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या है। तो इस केस में आपको जनरली ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन होगी f = 1/2 पाई, ठीक है, अंडर रूट C L1 प्लस L2। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एग्जाम में कई बार डायरेक्टली फॉर्मूला बेस भी पूछ लेता है और न्यूमेरिकल तो अक्सर आ ही जाता है। या ये कह सकता हूँ इसको मैं f = 1/2 पाई अंडर रूट C L इक्विलेंट। ठीक है, जहाँ पे L इक्विलेंट क्या होगा आपका, वो L1 प्लस L2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का आप ध्यान रखिए। लेकिन इस चीज़ में एक और बात ध्यान रखिए कि जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ये तब है कि जबकि मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस ना लिया हो। ठीक है, यानी कि विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये। ठीक है, ये हम मैग्नेटिक वाले जो पोर्शन है उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली आप यहाँ पे ये फॉर्मूला बस ध्यान रखें कि ये क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन क्या होती है हार्टले ऑक्सीलेटर के केस में। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेरा वो है कॉलपिट्स ऑक्सीलेटर। ठीक है, अब कॉलपिट्स ऑक्सीलेटर और हार्टले ऑक्सीलेटर में आप जनरली दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि वहां पर मेरा क्या था, 2 आपके इंडक्टर थे, यहाँ पर मेरे जो फीडबैक नेटवर्क है उसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं और एक इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में भी वही चीज बनती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। सो उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वो होगा f = 1/2 पाई अंडर रूट L C। ठीक है, L C। ठीक है, या आप इसको आप C इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, और C इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या होगा, या C इक्विवेलेंट क्या होगा आपका, ये होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद रखें। एग्जाम में काफ़ी इससे जो आपके न्यूमेरिकल टाइप के हैं और फ्रीक्वेंसी पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा क्लैप्स ऑक्सीलेटर। ठीक है, क्लैप ऑक्सीलेटर जनरली आपका है क्या, ये इसी का ही जो आपने पीछे कॉलपिट ऑक्सीलेटर पढ़ा हुआ है, इसी का ही ये मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, मॉडिफाइड वर्जन क्या है, उसमें भी आपने देखा था कि 2 कैपेसिटर थे, यहाँ पे मैंने एक और एडिशनल कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, और जब एडिशनल कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो कुछ मॉडिफिकेशन होगा, यानी कि फीडबैक फैक्टर आपका कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इस केस में भी आपको जनरली वही फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन का फॉर्मूला याद रखना है, वो है f = 1/2 पाई अंडर रूट CL।
L3 कैसी है, अगर यानी कि सपोज इसको मैं C1 कहूँ, इसको C2 कहूँ, इसको C3 कहूँ और इसको L3 कहूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये L3 यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। या आपका और जो C है, C किसके इक्वल है, वो आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। ये इसके इक्वलेंट होगा। तो आपको जनरली क्या है, जब भी क्लैप ऑक्सीलेटर दिया हुआ हो तो सबसे पहले C कैलकुलेट करना है, L की वैल्यू आपको डायरेक्टली फाइंड करनी है, C फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली आप सब जस्ट फॉर्मूला बेस्ड या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिन लोगों के लिए भी यूजफुल हो सकती है, ठीक है। और लाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप नेक्स्ट टाइम तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।